एक किसान के लिए सबसे अच्छा दिन वही होता है जब उसके लगाए हुए पेड़ पौधे में फल फुलाना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये है ब्लूबेरी का पौधा, जिसे हम अमृत फल भी बोलते हैं, जो कि सुपर फूड है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है किसी अन्य फलों के मुकाबले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ब्लूबेरी के जो पौधे लगे हुए हैं उनमें ऐसी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आए, तो आपको दो चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ये दो खास चीज़ें कौन कौन सी हैं, और इसको अगर हम कंट्रोल करके रखें अच्छे से तो हमारे भी पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों गर्म क्षेत्रों के लिए बहुत ही खुशी की बात यह है कि जो हमारे पास लगे हुए नर्सरी में पौधे हैं ब्लूबेरी के, उसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है और इसमें फल बनने भी लगे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल बारिक और आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल के चैनल में। ब्लूबेरी के फ्रूटिंग में, अच्छी फ्रूटिंग में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सही पीएच रेंज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी एक रेंज होता है और साथ ही पीएच का भी एक रेंज होता है। दोस्तों हमने काफ़ी सारे वीडियोस में पीएच के बारे में काफ़ी बार बात किया है कि ब्लूबेरी का जो पीएच रेंज होना चाहिए वो 4.5 से 5.5 होना चाहिए, लेकिन खासकर फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय अगर आपका पीएच का जो रेंज है वो 5.2 से 5.34 के आसपास रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत सारे किसान भाई पहली बार ब्लूबेरी फार्मिंग को देख रहे हैं और वो पीएच भी पहली बार सुन रहे होंगे हो सकता है, तो मैं उनको जल्दी से छोटा सा समझा देता हूँ कि कैसे आप पीएच को और ब्लूबेरी को आप रिलेशन में देख सकते हैं कि उनका दोनों का क्या संबंध होता है, ब्लूबेरी का और पीएच का। दोस्तों सिर्फ ब्लूबेरी ही नहीं, कोई भी अन्य पौधा को देख ले तो सभी पौधों का एक रिक्वायर्ड पीएच रेंज होता है। उसी पीएच रेंज में ही वो पौधे अच्छे से बढ़ पाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि उसी पीएच रेंज में वो जो न्यूट्रिएंट्स है, आपने जो पॉटिंग मिक्स में न्यूट्रिएंट्स दिया है, चाहे वो बाहर से दिया हो या पहले से उस मिट्टी में हो, तो वो वहाँ से तभी ले पाएंगे जब उसी रिक्वायर्ड पीएच रेंज उनका उस मिट्टी का होगा। जैसे ब्लूबेरी का जो रिक्वायर्ड पीएच रेंज है वो 4.5 टू 5.5 है। इसी पीएच रेंज में जो ब्लूबेरी का पौधा होता है वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स ले पाता है और अपने पौधे के हर हिस्से में वो भेज पाता है, तभी आपका ब्लूबेरी के पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है और उसका फल का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा बनने लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक ब्लूबेरी फार्मिंग कर रहे हैं और आपको पीएच कम करना है तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एलिमेंटल सल्फर का प्रयोग करें। लेकिन एलिमेंटल सल्फर का ये दिक्कत होता है कि वो थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि एलिमेंटल सल्फर जो है कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया द्वारा, तभी उसका जो पीएच रेंज है उस मिट्टी का वो कम हो पाता है। तो इसके लिए लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगर आपको सबसे कम खर्च में पीएच कम करना है तो आपको प्रयोग करना है विनेगर का। इसमें आप 2 टाइप के विनेगर यूज़ कर सकते हैं। एक जो नॉर्मल वाइट विनेगर आता है जो कि एसिटिक एसिड रहता है उसमें, तो वो भी आपका पीएच रेंज को कम करने में सक्षम है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक पीएच रेंज को कम नहीं कर पाएगा। आपको उसका जो सॉल्यूशन है लगातार डालते रहना होगा, तभी आपका जो पीएच रेंज है वो उस रेंज में रह पाएगा। अगर आपको एसिटिक एसिड नहीं मिलता है तो आप एप्पल साइडर विनेगर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरल मार्केट में आपको ज़्यादातर विनेगर या एसिटिक एसिड नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है हर मार्केट में। अगर आप कमर्शियल ब्लूबेरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप जो एलिमेंटल सल्फर है या आपका विनेगर है इन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप बड़े एरिया में फार्मिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं जिससे कि हम अपना जो ब्लूबेरी का जो पॉटिंग मिक्स है या जो हमारा पॉटिंग सॉइल है उसका जो पीएच है काफ़ी कम समय में जल्द ही उसका जो पीएच है कम कर सकते हैं। तो वो मेथड भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको लिए बहुत अलग से समय देना पड़ेगा। वो मैं आपको कोई और वीडियो में अच्छे समझाऊंगा कि और कौन से ईजी प्रोसेस होते हैं और ईजी तरीके होते हैं जिससे कि हम अपना पीएच कम कर सकते हैं और बहुत ही कम मात्रा में उसका प्रयोग होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो जरूर बना के दूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा लंबा टॉपिक है हमारा। उसको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि कैसे हम इस चीज़ का प्रयोग करके जो पीएच है वो कम कर सकते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग के लिए हम विनेगर या एलिमेंटल सल्फर के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर किसान भाई हमारे एक गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं कि एलिमेंटल सल्फर का प्रयोग तो करते हैं पीएच कम करने के लिए, लेकिन उनका पीएच कम हो नहीं पाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी मिट्टी में 1 kg एलिमेंटल सल्फर भी डाल देंगे ना तो भी उसका पीएच कम नहीं होगा, अगर आप ये गलती कम कर रहे होंगे। दोस्तों एलिमेंटल सल्फर का मेन काम होता है मतलब बैक्टीरिया द्वारा। अगर बैक्टीरिया उस मिट्टी में होंगे तभी जो उसका आपका एलिमेंटल सल्फर है उसका वो मिट्टी का पीएच रेंज को या पीएच को कम कर पाएगा। तो आप एलिमेंटल सल्फर का प्रयोग करने के बाद उस मिट्टी में मिक्स करने के बाद उसमें जो प्रॉपर मॉइस्चर है उसको मेंटेन करें, तभी वो बैक्टीरिया काम कर पाएगा और आपका जो मिट्टी या सॉइल मिक्स है उसका पीएच को कम कर पाएगा। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अब हम आते हैं ब्लूबेरी फ्रूटिंग को निर्भर करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर के बारे में, वो है ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये इलेक्ट्रिक का जो कंडक्टिविटी है यानी कि इलेक्ट्रिक का जो फ्लो है उसको दर्शाता है। दोस्तों
जिस प्रकार से ब्लूबेरी का जो रिक्वायर्ड पीएच रेंज होता है वो 4.5 से 5.5 होता है जनरली, लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय 4.5 से 5.23 अगर रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। उसी प्रकार से अगर आपका ब्लूबेरी फ्रूटिंग आपको अच्छे से लेना है, फ्लावरिंग अच्छे से लेना है, तो आपका ईसी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। अगर आपका ईसी सही नहीं होगा तो आपका उसमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। इस बात का आप ध्यान कर रखें और इसको गांठ बांध के रख लें। दोस्तों ये बायोलॉक्सी ब्लूबेरी है और इसमें भी जो है फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है। दोस्तों अभी क्यों फ्लावरिंग आ रहा है इसके बाद भी हम बात करेंगे। इसका फ्लावरिंग सीज़न क्या रहता है और क्यों अभी फ्लावरिंग आ जा रहा है इतना जल्दी, इसका क्या कारण रहा है, क्या हमने कोई अलग फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ईसी को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों हम कोई भी सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं ब्लूबेरी के पॉटिंग मिक्स या सॉयल मिक्स में, चाहे वो पीएच कम करने के लिए हो, चाहे वो जो सही ईसी हो उसको मेंटेन करने के लिए हो, दोस्तों वो परमानेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जो पानी डालते हैं उसका पीएच होता है 7, जो नॉर्मल हमारा वाटर रहता है। तो जैसे पानी डालते हैं तो वो हमेशा पीएच को बढ़ाएगा। तो अगर आपको इससे बचना है तो हमेशा अपने पानी में कुछ ऐसी चीज़ें को ऐड करें जिससे कि उसका जो एसिडिटी है वो कम हो। अगर आप नॉर्मल वाटर देते रहेंगे तो आपका पीएच बढ़ते रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। हमारा जो रिक्वायर्ड ईसी रहता है वो 0.25 से 1.5 तक रहता है दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा ईसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं। अगर आपका उस रेंज में नहीं आता है तो उस रेंज में कैसे ला सकते हैं। एक और बात ये होता है कि जो हमारा वाटर का जो ईसी और पीएच होता है वो मेंटेन करना ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू आपका सॉइल का। क्योंकि सॉइल का जो टीडीएस और आपका जो ईसी है वो चेक करने में आपको अलग अलग मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है जो थोड़े से महंगे आते हैं। टीडीएस और ईसी का एक खास रिलेशन होता है। अगर आपके पास टीडीएस पता है कि आपका वाटर का कितना टीडीएस है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईसी में। वैसे ही अगर आपको ईसी पता है कि वाटर का कितना है तो आप उसको टीडीएस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। टीडीएस मतलब होता है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो दोस्तों अगर आपका जो पानी है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो उसको बताता है। अगर आपके पानी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है तो आपको आपका जो टीडीएस है वो हाई मिलेगा। अगर आपके पानी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपका जो टीडीएस है वो लो मिलेगा। उसी प्रकार से ईसी भी रहता है। अगर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और अगर आपका कम न्यूट्रिएंट्स है तो आपका कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाया जाएगा आपके पानी में। ईसी और टीडीएस अगर हम देखें तो दोनों सेम चीज़ होते हैं, बस इनको दोनों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। यूरोप में ज़्यादातर ईसी कहा जाता है और नॉर्थ अमेरिका में टीडीएस कहा जाता है। ठीक है, तो टीडीएस और ईसी को हम कन्वर्ट करना भी सिखा देंगे कि आप कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे टीडीएस से ईसी और ईसी से टीडीएस। प्योर वाटर के कंपेयर में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स डेंस वाटर होता है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। दोस्तों इसको एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप करंट पास करवाना है प्योर वाटर से तो उसमें बहुत ही कम करंट पास हो पाएगा। जबकि अगर जिसमें टीडीएस वैल्यू ज़्यादा है या उसमें आपने फर्टिलाइजर ऐड किया हुआ है प्योर वाटर में तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या करंट जो है वो ज़्यादा पास होगा। ठीक है, अब आता है फर्टिगेशन शेड्यूल का मेन रोल। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कैसे ईसी घटता बढ़ता है फर्टिलाइज़र के हिसाब से। तो अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका ईसी बढ़ जाएगा, और आपका पानी में कम फर्टिलाइज़र है तो उसमें आपका ईसी कम हो जाएगा। तो इसी को मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको जो मेन चीज़ें हैं वो समझ में आ चुकी हैं, और इसी टीडीएस के बारे में और भी जो ज़्यादा चीज़ें हैं और भी गहराई तक जाएंगे हम इसके पार्ट 2 वीडियो में। तो उसके लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई हो और पसंद आती है आपको जो हमारी जानकारी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे प्यारे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि हमको अपना मोटिवेशन ही मिलता रहे आपके लाइक द्वारा, और हम ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें और ज़्यादा लोगों के पास जो अच्छी और जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सकें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।